हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है और डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट ये था कि हमको दो चीज़ें मिली हैं। एक हमको डिप्लॉयड जाइगोट मिला है जिससे एम्ब्रायो बनना है, और एक हमको मिला है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उससे हमको एंडोस्पर्म टिश्यू बनाना है। ठीक है, तो अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमको चार चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 4 इवेंट होने हैं। एक है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एक है एम्ब्रायो फॉर्मेशन, एक है सीड फॉर्मेशन, और चौथा है फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, तो चार चीजें हमको पढ़नी है, एक एक चीज शुरू करते हैं। पहला है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तो क्या होता है जरा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एम्ब्रायोसाइक था और इस एम्ब्रायोसाइक के माइक्रोपाइलर एंड पर, इस एम्ब्रायोसाइक के माइक्रोपाइलर एंड पर एग सेल थी, और एग सेल किस में कन्वर्ट हो चुकी है, अब जाइगोट में कन्वर्ट हो चुकी है। दूसरा, ये सेंट्रल सेल है और सेंट्रल सेल का जो न्यूक्लियस था वो PEN बन चुका है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये है सेंट्रल सेल जो PEC में कन्वर्ट हो चुकी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो होना क्या है, इसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में माइटोसिस के द्वारा क्या बनेगा, तो कहेंगे ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू। ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू की जो खास बात होगी कि इसमें जितनी भी सेल होंगी वो सब के सब 3N होंगी, और सब में एबंडेंट रिजर्व मटेरियल होगा। और इसमें जो भी रिजर्व मटेरियल होता है वो किसको प्रोवाइड हो जाएगा, तो वो एम्ब्रायो को मिलेगा। होता यह है कि किसी पर्टिकुलर प्लांट में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट थोड़ा सा बाद में शुरू होता है, क्योंकि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी कौन देगा, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले शुरू करेंगे, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट पीछे पीछे शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ये जाइगोट है इससे क्या बनना है, इससे एम्ब्रायो बनना है, और इस पर्टिकुलर डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन कौन देगा, तो इसको न्यूट्रिशन देगा कौन, तो आंसर देंगे ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो बेसिक बात यह है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के डिवीजन से बनेगा एंडोस्पर्मस टिश्यू, और एंडोस्पर्म टिश्यू की जिम्मेदारी है
कि डेवलप होने वाले एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन दें। ठीक है, इसी नाते एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले शुरू होगा और जाइगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट पीछे पीछे होगा। ठीक, एक बात। अब सवाल है कि कैसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की माइटोसिस से ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाता है, तो कुछ और कॉन्सेप्ट है वो भी देखते हैं। होता ये है कि मान लेते हैं कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का ये न्यूक्लियस है, ये जाइगोट बनने के लिए जाइगोट बना हुआ एक सेल है। तो देखिए हो क्या जाता है कि जो ये PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये क्या है PEC, तो इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो एक न्यूक्लियस से फिर दो न्यूक्लियस से फिर चार न्यूक्लियस, 8, 16, 32, 64 बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद स्थिति देखो क्या होगी। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि थोड़ी देर बाद, ये तो अभी भी जाइगोट के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ होना है, थोड़ी देर बाद हम ये देखेंगे कि बहुत सारे न्यूक्लियस बनके रेडी हो जाएंगे। और इस स्टेट को हमको कहेंगे, इस स्टेट को हम लोग कहेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद जितने भी न्यूक्लियस बने हैं, जितने भी न्यूक्लियस बने हैं, सभी न्यूक्लियस के बाहर की तरफ सेल वॉल बनने लगेंगे। तो अब सेल वॉल फॉर्मेशन होगा जिसको सेलुलराइजेशन कहेंगे। तो अब क्या होगा, अब होगा सेल वॉल फॉर्मेशन, और सेल वॉल फॉर्मेशन को कहेंगे अब सेल बनने जा रही हैं। इसी नाते शब्द कौन सा आ गया, सेलुलराइजेशन। और उसका रिजल्ट जरा देखो क्या होगा। उसका रिजल्ट ये होगा कि थोड़ी देर बाद हमको स्थिति ऐसी दिखाई पड़ेगी। ये तो जाइगोट है जिसको एम्ब्रायो बनना है, लेकिन स्थिति और ये होगी कि इसमें बहुत सारी सेल बन जाएंगी। बहुत सारी सेल बन जाएंगी और सभी न्यूक्लियस के बाहर सेल वॉल बनेगी। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ सेल हो गई हैं। इसी स्टेट को हम लोग कहेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। तो देखिए हुआ क्या है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से क्या बना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना। और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसमें कन्वर्ट हो गया, सेलुलर एंडोस्पर्म। ऐसा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जिसमें पहले क्या आता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टेट आती है, इसी को कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ प्लांट में, मोस्ट कॉमन टाइप एनसीईआरटी में लिखा है कि मोस्ट कॉमन टाइप यही है, मोस्ट कॉमन टाइप एंडोस्पर्म। तो ज्यादातर कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन ऐसा ही होता है जिसमें करते क्या है, जिसमें पहले फ्री न्यूक्लियर स्टेट आती है, बाद में सेलुलर एंडोस्पर्म आता है। क्योंकि पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ये रिपीटेड डिवीजन है, इसको हम कह सकते हैं रिपीटेड
माइटोसिस। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कैरियो काइनेसिस तो होगी, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। कैरियोकाइनेसिस करेंगे तो एक न्यूक्लियस से फिर 2 से फिर 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे बना डालेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट बनेगी और उसी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट को हम लोग कहेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद सेल वाल बनाएंगे, इसका रिजल्ट होगा सेल बनने लगेंगे तो हम कहेंगे सेलुलराइजेशन होने लगा और फिर हमको मिलेगा सेलुलर एंडोस्पर्म। मोस्ट ऑफ प्लांट में ऐसा ही होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन ऐसा ही होता है। लेकिन याद रखें, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन तीन प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एक को बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन और एक को बोलते हैं हाइलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। क्या सिस्टम होता है जरा देख लीजिए। होता यह है कि मान लेते हैं ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाए और ढेर सारे न्यूक्लियस बन जाएं और उसके बाद फिर सेल वॉल बने। तो जब उसके बाद सेल वॉल बनेगी तो बहुत सारी सेल बन जाएंगी। ऐसा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन ही न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है। लेकिन दूसरा तरीका देखो, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। प्रत्येक डिवीजन के बाद सेल वॉल बन जाए। अभी देखो 2 सेल हो गई हैं, उसके बाद फिर डिवीजन हो जाए तो 4 सेल हो जाए और फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज, मल्टी सेलुलर स्टेज बन जाए। अगर ऐसा हो कि मतलब हर बार जब भी कैरियोकाइनेसिस हो उसके बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस हो जाए, हर बार नई सेल बनती चले, तो इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तीसरा तरीका ये है कि ये मान लेते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसका ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। पहली कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है और 2 सेल बन जाती हैं, एक बड़ी सेल बनती है, एक छोटी सेल बनती है। और फिर इस बड़ी सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चले और छोटी सेल में डिवीजन ना चले, इसको कहते हैं हाइलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तो 3 टाइप का होता है, लेकिन एनसीईआरटी में केवल एक ही दिया है, तो आप एक ही याद रखिएगा। ठीक, चलिए स्पेशल देखें। स्पेशल एंडोस्पर्म कोकोनट का है। अब कोकोनट का हाल देखें, तो अगर हम कोकोनट को देखें ध्यान से, तो कोकोनट में होता क्या है कि अंदर जो हम लोग गरी खाते हैं तो अंदर तो ये स्थिति होती है, ऐसा कुछ बना हुआ होता है और उसके बाद ये हार्ड सीड कोट पाया जाता है। अगर हम कोकोनट को ध्यान से देखें तो ये हार्ड कोट होता है और इसी को कहते हैं एंडोकार्प। ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमको व्हाइट कर्नेल मिलता है और उसके अंदर हमको
कोकोनट मिल्क मिलता है। तो होता क्या है कि ये जो व्हाइट कर्नल है ये वास्तव में सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। लेकिन जो कोकोनट मिल्क है ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म है इसको हम लोग सॉलिड एंडोस्पर्म कहते हैं, और ये जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है इसको लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं। तो कोकोनट की स्थिति बिल्कुल अलग है। अगर हम कोकोनट को देखेंगे तो बाहर तो हार्ड सीट है जो एंडोकार्ब है, लेकिन उसके अंदर हमको व्हाइट कर्नल मिलता है और कोकोनट मिल्क मिलता है। जो व्हाइट कर्नल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, जबकि जो कोकोनट मिल्क होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। इसको सॉलिड एंडोस्पर्म कहते हैं और इसको लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं, और ये इडिबल पार्ट होता है। तो कोकोनट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इडिबल पार्ट कौन सा है तो आंसर देंगे एंडोस्पर्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो हमें उम्मीद है कोई दिक्कत होगी नहीं। अब सवाल है, चलिए ठीक है, एंडोस्पर्म बना के करेंगे क्या। तो प्लांट में जो एंडोस्पर्म बना है उसकी जिम्मेदारी है कि डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देगा। तो जब डेवलपिंग एम्ब्रायो एंडोस्पर्म को यूज करके न्यूट्रिशन लेगा तो उसके बाद देखो क्या होगा। तो जरा देखिए, किसी पर्टिकुलर सीड में जो एंडोस्पर्म बन रहा है उसका क्या भविष्य है। तो इसके दो भविष्य हैं। या तो ये कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, किसके द्वारा, बाई डेवलपिंग एम्ब्रायो, एक विकल्प ये है। और या तो नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाई डेवलपिंग एम्ब्रायो। दो ही विकल्प हैं। तो अगर डेवलपिंग एम्ब्रायो के द्वारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया तो सीड में फिर एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, और अगर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ तो फिर सीड में मिल जाएगा। तो इसका रिजल्ट होगा, इस घटना का रिजल्ट होगा, इस घटना का रिजल्ट होगा कि एंडोस्पर्म not persist in seed। जबकि इसका, इस घटना का रिजल्ट, अगर एम्ब्रायो ने पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया तो कहोगे एंडोस्पर्म परसिस्ट इन सीड। इस सीड में एंडोस्पर्म मिल जाएगा, ये रेजिडुअल एंडोस्पर्म होगा। तो सीड में रेजिडुअल एंडोस्पर्म कब मिलेगा, तब मिलेगा जब एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, और अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो फिर नहीं मिलेगा। अगर किसी पर्टिकुलर सीड में एंडोस्पर्म नहीं मिला तो, और एंडोस्पर्म मिल गया तो भी तो कहानी बदलेगी। तो इस सीड को कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और इसमें चूंकि मिल गया है तो इसको कहेंगे
एंडोस्पर्मिक सीड। तो सीड एंडोस्पर्मिक होगा कि नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, वो इस बात पर डिपेंड होगा कि जो एंडोस्पर्म बना था वो कंप्लीटली कंज्यूम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया होगा तो सीड में एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, और अगर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा तो सीड में मिल जाएगा। तो दो विकल्प हैं, सीड एंडोस्पर्मिक होगा कि नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है तो सीड में नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक। और अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है, नहीं हुआ है, तो मिल जाएगा और हम कहेंगे क्या, एंडोस्पर्मिक। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्थिति ये है कि किसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2-3 लोगों में कंज्यूम हो जाएगा। जैसे पी में, बीन में, ग्राम में और ग्राउंड नट में। ठीक है, पी, बीन, ग्राम, ग्राउंड नट में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब है एंडोस्पर्म सीड में नहीं मिलेगा और हम कहेंगे क्या, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो पी, बीन, ग्राम, ग्राउंड नट। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, आर्किड। आर्किड के भी सीड में नहीं मिलेगा। यहां देख लीजिए, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, तो अगर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ तो किसमें किसमें, तो कहेंगे व्हीट में, राइस में, मेज में, बार्ली में और कैस्टर में। तो व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, इन सब में क्या होगा, तो इन सब में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हमको याद रखने हैं। एंडोस्पर्म के साथ दो भविष्य हैं, या तो ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा या तो ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा। अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, नॉन एंडोस्पर्मिक कहोगे। किसमें, पी में, बीन में, ग्राम में, ग्राउंडनट में और आर्किड में। ठीक है, और अगर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ तो सीड में मिलेगा, और मिलेगा तो व्हीट में, राइस में, मेज में, बार्ली में, कैस्टर में और कोकोनट में। ठीक है, तो ये हो गया एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट देखें जरा। मान लेते हैं कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में ये माइक्रोपाइलर, ये मान लेते हैं माइक्रोपाइलर इंड है, और ये मान लेते हैं चलाजल इंड है। तो पहला सवाल तो यही से निकल के आता है कि जो जाइगोट है, जो जाइगोट है वो कहाँ है, तो हम कहेंगे एट माइक्रोपाइलर इंड। एक क्वेश्चन। दूसरा, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कहाँ होगा, तो कहोगे जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा। कहाँ, तो भी कहोगे एट माइक्रोपाइलर इंड। दूसरा क्वेश्चन, जाइगोट से जब एम्ब्रायो बनेगा, कब, एंडोस्पर्म बनने के पहले कि एंडोस्पर्म बनने के बाद, तो कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म बन जाएगा, उसके बाद एम्ब्रायो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो जाइगोट से एम्ब्रायो फॉर्मेशन स्टार्ट आफ्टर सम एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। कुछ एंडोस्पर्म बन जाएगा उसके बाद
कुछ एंडोस्पर्म बन जाएगा, उसके बाद एम्ब्रायो फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, एक और खास बात, तब जैसे जाइगोट से आगे एम्ब्रायो बनेगा तो क्या क्या होगा देखिएगा। तो जाइगोट से पहले बनता है प्रो एम्ब्रायो, उसके बाद बनता है ग्लोब्यूलर स्टेज, उसके बाद बनता है हार्ट शेप, और उसके बाद बनता है मैच्योर एम्ब्रायो। एक खास बात लिखी है कि इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जाइगोट का जो इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है वो अर्ली स्टेज में, ये याद रखिएगा, अर्ली स्टेज में सेम होता है। किसके लिए? चाहे वो डाई काट हो और चाहे वो मोनोकाट हो। अर्ली स्टेज में डाई काट और मोनोकाट दोनों के लिए क्या होता है? सेम होता है। ये जो हमने यहाँ लिखा है, जाइगोट से प्रो एम्ब्रायो से ग्लोब्यूलर से हार्ट से ये मेच्योर, ये डाई काट का लिखा हुआ। ठीक है, प्रो एम्ब्रायो तक डाई काट और मोनोकाट दोनों में सेम होता है। तो देखिए 2-3 क्वेश्चन है केवल यहाँ पर। पहला सवाल है कि जाइगोट स्वयं कहाँ होगा? माइक्रोपाइलर एंड पर होगा। जाइगोट से एम्ब्रायो कहाँ बनेगा? माइक्रोपाइलर एंड पर बनेगा। एम्ब्रायो फॉर्मेशन कब शुरू होगा? तो कहोगे जब कुछ एंडोस्पर्म बन जाएगा। स्टेजेस कौन सी होंगी? तो जाइगोट से प्रो एम्ब्रायो से ग्लोबुलर स्टेट, फिर हार्ट स्टेट, फिर मैच्योर एम्ब्रायो। ठीक है, अब थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं इसको। तो मान लेते हैं कि ये जाइगोट है, मान लेते हैं कि ये जाइगोट है। तो जाइगोट में होगा क्या? जाइगोट में माइटोसिस होगी, माइटोसिस कर लेते हैं। तो जब जाइगोट में माइटोसिस करेंगे तो ये 2 सेल स्टेज में आ जाएगा। तो जाइगोट में 2 सेल बन गई। एक सेल का नाम कुछ और होगा, एक सेल का नाम कुछ और होगा। इसको कहते हैं बेसल सेल और इसको कहते हैं एपिकल सेल। भविष्य ये है कि जो बेसल सेल है वो भविष्य में बनाएगी सस्पेंसर, और जो एपिकल सेल है वो भविष्य में बनाएगी एम्ब्रायो। तो ये तो बिल्कुल फिट कर लीजिए अपने दिमाग में आप। क्या कि इसी एपिकल सेल से बाद में एम्ब्रायो बनेगा, तो फिर डिवीजन होगा। तो फिर डिवीजन देखते हैं क्या। अब जब माइटोसिस होगी, अब जब माइटोसिस होगी तो इस सेल की माइटोसिस अलग चलेगी और इस सेल की माइटोसिस अलग चलेगी। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या स्थिति दिखाई पड़ेगी। तो थोड़ी देर बाद स्थिति ये दिखाई पड़ेगी कि हम एपिकल सेल वाले को चेंज कर लेते हैं। ये देखिए 2 सेल अलग कलर की बना दिया है, 2 सेल अलग कलर की बना दिया है। ये दोनों सेल बनी है कहां से? इस सेल से। और ये दोनों सेल कहां से बनी है? इस सेल से। ठीक है, फिर ऊपर वाली सेल का अपना डिवीजन चलेगा, नीचे वाली सेल का अपना डिवीजन चलेगा। देखिए कैसे। तो कुछ देर बाद स्थिति ये होगी,
कुछ देर बाद हमको ये स्थिति देखने को मिलेगी और इसी स्थिति को हम लोग कहेंगे ग्लोब्यूलर, ये हो जाएगा प्रो एम्ब्रायो और इसी को हम लोग कहेंगे ग्लोब्यूलर स्टेज। तो देखिए हुआ क्या है कि जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन चल रहा, पहली माइटोसिस से 2 सेल, फिर दोनों सेल का बिहेवियर अलग होता है। एपिकल सेल कुछ इस प्रकार से डिवाइड करेगी कि एम्ब्रायो बनाएगी और जो बेसल सेल है वो कुछ इस प्रकार से डिवाइड करेगी कि सस्पेंसर बनाएगी। थोड़ी देर बाद प्रो एम्ब्रायो मिलेगा, उसके बाद ग्लोब्यूलर मिलेगा और अगर हम ग्लोब्यूलर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो ये दिख रहा है इसी को कहते हैं सस्पेंसर। और इस सस्पेंसर में जो ऊपर वाली सेल होती है इसे कहते हैं हास्टीरिया। ये जो सेल हैं इन्हें कहते हैं सस्पेंसर सेल और सस्पेंसर की जो सबसे नीचे वाली सेल है इसे कहते हैं हाइपोबेसल सेल, हाइपोबेसल सेल। ठीक है, ये जो दिखाई पड़ रही है यहाँ पर 8 सेल जो दिखाई पड़ रही हैं इसमें से ऊपर की 4 सेल और नीचे की 4 सेल, ठीक है, ऊपर की 4 सेल और नीचे की 4 सेल, इसमें से इन सेल का नाम होगा बेटा, नाम सही कर लेते हैं जरा, इनका नाम होगा हाइपोफाइसिस और इसका नाम होगा हाइपोबेसल सेल और इसका नाम होगा एपीबेसल सेल। इनका जो भविष्य है ये बनाएंगे हाइपोकोटाइल और रेडिकिल और जो हाइपोबेसल सेल होंगी ये बनाएंगे प्लम्यूल और कोटिलिडन। तो ये ग्लोब्यूलर स्टेज में टोटल यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया है कि 8 सेल हैं, इसमें से 4 ऊपर की जो सेल होंगी वो हाइपोकोटाइल बनाएंगी और रेडिकिल बनाएंगी और नीचे की जो 4 एपीबेसल सेल होंगी वो प्लम्यूल और कोटिलिडन बनाएंगे। ठीक है, आगे तो आगे की स्थिति देखो क्या होगा और आगे जब बढ़ेगा तो स्थिति ये हो जाएगी, स्थिति कुछ ऐसी बन जाएगी इसको हम लोग कहेंगे हार्ट शेप और स्थिति होगी तो देखो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखिए ये होगा सस्पेंसर, ठीक है, और ये होगा एम्ब्रायो, वो भी कैसा, मैच्योर। ये दोनों होंगे क्या, कोटिलिडन होंगे। तो ये मैच्योर एम्ब्रायो की स्टेट बन जाएगी। तो कुछ विशेष इसमें नहीं था, विशेष क्या था जरा देख लेते हैं। स्थिति यह थी कि जायगोट में जब पहली माइटोसिस होगी तो 2 सेल बनेंगे, बेसल सेल और एपिकल सेल। बेसल सेल का अलग काम है, एपिकल सेल का अलग काम है। बेसल सेल सस्पेंसर बनाएंगे, एपिकल सेल प्रॉपर एम्ब्रायो बनाएंगे। पहले बनेगा प्रो एम्ब्रायो, फिर बनेगा ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर में कुछ बातें हमने एनसीईआरटी के बाहर की आपको बता दी हैं, हाइपोबेसल सेल और एपीबेसल सेल और हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो हाइपोबेसल सेल ये बनाएंगे, एपीबेसल सेल ये बनाएंगे। उसके बाद स्थिति बदलेगी तो हमको हार्ट शेप मिलेगा और फिर
मैच्योर एम्ब्रायो मिल जाएगा। चलिए अब हमको पढ़ना है डाइकाट एम्ब्रायो। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइकाट एम्ब्रायो। देखते हैं क्या है। किसी भी डाइकाट एम्ब्रायो को अगर ध्यान से देखेंगे तो जो सबसे पहली चीज हमको देखने को मिलेगी वो होगी एम्ब्रायोनल एक्सिस। किसी भी डाइकाट एम्ब्रायो में सबसे काम की चीज जो हमको मिलेगी किसी डाइकाट एम्ब्रायो में हमको दो चीज देखने को मिलेंगी। एक हमको मिलेगा क्या, तो हम कहेंगे एम्ब्रायोनल एक्सिस, और दूसरी चीज हमको जो मिलेगी उसका नाम होगा कोटाइलिडान। चूंकि डाइकाट का पढ़ रहे हैं तो कितने कोटाइलिडान होंगे, दो होंगे। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी डाइकाट एम्ब्रायो में जिस जगह से कोटिलिडान अटैच होते हैं उसके ऊपर का जितना हिस्सा होगा, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, एम्ब्रायोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कोटिलिडान के अटैचमेंट के ऊपर होगा, एबव द लेवल ऑफ कोटिलिडान, इतने हिस्से को कहेंगे, मतलब इतना एम्ब्रायोनल एक्सिस जो होगा उसे कहेंगे हम लोग इपिकोटाइल, और जो नीचे का होगा उसे कहेंगे हाइपोकोटाइल। तो देखिए दो चीजें हमको मिल गई, एक शब्द मिल गया इपिकोटाइल, एक शब्द मिल गया हाइपोकोटाइल। क्या है ये भी देख लीजिए। तो इपिकोटाइल क्या है, इपिकोटाइल क्या है, तो हम कहेंगे पोर्शन है किसका, एम्ब्रायोनल एक्सिस का। किसके ऊपर, तो कहोगे एबव लेवल ऑफ कोटाइलिडान। कोटलीडान के लेवल के ऊपर का, मान लेते ये एम्ब्रायोनल एक्सिस है और यहां से कोटलीडान जुड़ा है, तो जितना हिस्सा ऊपर है ये एपिकोटिल और जितना हिस्सा नीचे है ये हाइपोकोटिल। ठीक है, तो ये क्या है, तो कहोगे ये भी पोर्शन है किसका, एम्ब्रायोनल एक्सिस का। कहां, बिलो लेवल ऑफ कोटाइलिडान। ठीक है, दो क्वेश्चन और बचे हैं। किसी एम्ब्रायोनल एक्सिस में जो इपिकोटिल होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है उसका जो टिप होता है, ये टिप हुआ, और ये हाइपोकोटिल का टिप हुआ। इपिकोटिल के टिप को कहते हैं प्लम्यूल और हाइपोकोटिल के टिप को कहते हैं रेडिकल। अंतर समझ लो क्या है, इसको कहा जाता है सूट टिप और इसको कहा जाता है रूट टिप। इसका भविष्य निश्चित है, प्लम्यूल हमेशा क्या बनाएगा भविष्य में, सूट बनाएगा, और रेडिकल भविष्य में क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। एक क्वेश्चन और है, अगर रेडिकल है, अगर रेडिकल है तो रूट टिप के ठीक बाहर एक चीज और पाई जाएगी, एक चीज और पाई जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं रूट कैप। बस डाइकाट एम्ब्रायो में इतना ही स्ट्रक्चर होता है। क्या क्या होता है, तो कहेंगे कि
किसी पर्टिकुलर डाइकाट एम्ब्रायो में दो चीजें पाई जाएंगी, एक होता है एम्ब्रायोनल एक्सिस और एक होते हैं कॉटिलिडान। बस कॉटिलिडान चूंकि दो होते हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से कॉटिलिडान अटैच होते हैं उसके ऊपर का हिस्सा और उसके नीचे का, ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं क्या, इपिकोटाइल, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, इपिकोटाइल का जो टिप होता है उसको प्लम्यूल कहते हैं और हाइपोकोटाइल का जो टिप होता है उसे रेडिकिल कहते हैं। रेडिकिल के बाहर हमको क्या मिल जाएगा, रूट कैप मिल जाएगा। बस ये डाइकाट एम्ब्रायो। अब मोनोकाट देख लेते हैं। किसी भी मोनोकाट एम्ब्रायो को देखेंगे, किसी भी मोनोकाट एम्ब्रायो को देखेंगे तो मोनोकाट एम्ब्रायो में भी वो चीज तो पाई ही जाएगी जो किसी एक पर्टिकुलर एम्ब्रायो में पाई जाती है। क्या, किसी एक पर्टिकुलर एम्ब्रायो में एम्ब्रायोनल एक्सिस पाया जाता है और एम्ब्रायोनल एक्सिस एम्ब्रायोनल एक्सिस से अटैच होता है कॉटिलिडान। देखिए ये है एम्ब्रायोनल एक्सिस, ठीक, एम्ब्रायोनल एक्सिस से ही अटैच होता है क्या, तो एम्ब्रायोनल एक्सिस से अटैच पाया जाता है कॉटिलिडान। बस फर्क ये होता है कि अगर ये डाइकाट एम्ब्रायो होता, अगर ये डाइकाट एम्ब्रायो होता तो इधर भी कॉटिलिडान लगा होता, लेकिन उधर नहीं लगा है, केवल एक तरफ लगा है। तो ये क्या है बेटा, ये है कॉटिलिडान। इस कॉटिलिडान से जुड़े दो क्वेश्चन, पहली बात कितना होता है, तो आंसर देंगे सिंगल होता है, दूसरा लार्ज होता है, तीसरा सील्ड शेप, सिंगल होता है, लार्ज होता है, सील्ड शेप होता है, और कहां पाया जाता है, तो कहेंगे लेटरल साइड में। इसी कॉटिलिडान का नाम स्कैटलम होता है। क्या नाम होता है, स्कैटलम होता है। तो स्कैटलम क्या है, तो कहोगे सिंगल लार्ज सील्ड शेप कॉटिलिडान जो कि लेटरल साइड पाया जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन। दूसरा, एम्ब्रायोनल एक्सिस है तो ये बेटा क्या होगा, ये होगा इपिकोटाइल, और ये क्या होगा, ये होगा हाइपोकोटाइल। एक छोटा सा स्ट्रक्चर और बना है जिसका नाम है इपीब्लास्ट। ये वास्तव में क्या है, तो ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, इपीब्लास्ट के नाम पर पाया जाता है। तो ऊपर वाला हिस्सा इपिकोटाइल, नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल का टिप बेटा क्या होगा, इसे कहेंगे प्लम्यूल, और हाइपोकोटाइल का टिप क्या होगा, तो इसे कहेंगे रेडिकिल। एक लास्ट क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर मोनोकाट, किसी पर्टिकुलर मोनोकाट एम्ब्रायो के जो एम्ब्रायोनल एक्सिस में जो प्लम्यूल और रेडिकिल हैं, प्लम्यूल और रेडिकिल, हाँ रेडिकिल के बाहर और क्या पाया जाएगा, तो रेडिकिल के बाहर पहले से ही पता है क्या पाया जाएगा, रूट कैप पाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, प्लम्यूल के बाहर और रेडिकिल के बाहर, प्लम्यूल के बाहर और रेडिकिल के बाहर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसने प्लम्यूल को कवर कर रखा है, इसे कहते हैं कोलियोप्टाइल, और जिसने रेडिकिल को कवर कर रखा है इसे कहते हैं कोलियोराइजा। तो एक शब्द मिल गया कोलियोप्टाइल, एक शब्द मिल गया कोलियोराइजा। अब ये क्या है जरा देखो, कोलियोप्टाइल ने किसको इन्वेलप किया है, इन्वेलप प्लम्यूल, और इसने किसको इन्वेलप किया है, तो आंसर देंगे रेडिकिल।
ठीक है, बस इतना ही अंतर है। तो 3 देखो नए शब्द मिले। अगर हम किसी मोनोकाट एम्ब्रायो को देखेंगे, ये मोनोकाट एम्ब्रायो है, अगर हम किसी मोनोकाट एम्ब्रायो को देखेंगे तो मोनोकाट एम्ब्रायो और डाइकाट एम्ब्रायो में जो कुल अंतर है वो आप अंतर याद रखिएगा। पहला अंतर यह है कि कोटिलिडान कितने होते हैं, सिंगल, और उसका नाम क्या होता है, स्केटलम। एक क्वेश्चन कोलियोप्राइजा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन कोलियोप्टाइल, बाकी वही है जो डाइकाट में है वही मोनोकाट। वहां भी इम्ब्रायोनल एक्सिस है, वहां भी कोलियोप्टाइल है, वहां भी वहां भी इपिकॉटिल है, वहां भी हाइपोकॉटिल है, वहां भी प्लम्यूल है, वहां भी रेडिकल है, वहां भी रूट कैप है। बस फर्क क्या है, वहां प्लम्यूल के बाहर क्या नहीं था, कोलियोप्टाइल नहीं था, और रेडिकल के बाहर क्या नहीं था, कोलियोराइजा नहीं था। यहाँ कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, तो 3 शब्द केवल अलग करते हैं किसी एक मोनोकाट एम्ब्रायो को किसी डाइकाट एम्ब्रायो से। ठीक है, चलो जरा एनसीईआरटी में इसको अब देख लेते हैं। अब केवल बस एक लेक्चर का ये चैप्टर और बचा है। लास्ट अगले लेक्चर पे हम लोग सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन देख लेंगे और एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी भी कंप्लीट कर लेंगे। देखो एनसीईआरटी में हेडिंग पड़ी हुई है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या स्ट्रक्चर। देखो लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनाना है, एम्ब्रायो बनाना है, और ओव्यूल को सीड में कन्वर्ट करना है, और ओरी को फ्रूट में। सबसे पहले क्या कहें, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। देखो लिखा है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रीसीड लिखा है एम्ब्रायो डेवलपमेंट, मतलब थोड़ा सा एम्ब्रायो डेवलपमेंट के पहले होगा, उसके बाद एम्ब्रायो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। क्वेश्चन है व्हाई, तो एक्सप्लेन करेंगे क्या। एंडोस्पर्म नेसेसरी है एम्ब्रायो डेवलपमेंट के लिए क्योंकि एनर्जी वही प्रोवाइड करेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यही डिवाइड करेगी रिपीटेडली और क्या बनाएगी, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। क्या बनाएगी, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। सेल ऑफ दिस टिश्यू, दिस का मतलब एंडोस्पर्म टिश्यू, इसमें क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है और यही यूज होगा न्यूट्रिशन किसके, डेवलपिंग एम्ब्रायो। इन मोस्ट कॉमन टाइप, देखो एनसीईआरटी में लिखा है मोस्ट कॉमन टाइप एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होंगे और जिससे बनेगा क्या, फ्री न्यूक्लियाई। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म को कहते क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन सब्सिक्वेंटली बाद में क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, और जब सेल वॉल फॉर्मेशन होगा तो एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, सेलुलर। हाँ ये अलग बात है, नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई जो सेलुलराइजेशन के पहले बनेंगे वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होंगे। कोकोनट की अगर हम बात करें तो कोकोनट वाटर जो होता है, जिस टेंडर कोकोनट से जो हमें मिलता है, ठीक है, वो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रखता है जिसमें हजारों न्यूक्लियाई, लेकिन जो व्हाइट कर्नेल होता है वो क्या होता है, तो आंसर देंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, जो भी एंडोस्पर्म बना है उसका क्या करोगे, या तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो पी में, ग्राउंडनट में, बीन में, बिफोर सीड मैच्योरेशन, और या तो ये परसिस्ट करेगा किसमें, सीड में, जैसे किसमें, कैस्टर में, और किसमें, कोकोनट में। और फिर अगर बचेगा तो कहाँ यूज करोगे, सीड जर्मिनेशन में यूज करोगे। इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि क्या एंडोस्पर्म परसिस्टेंट है सीरियल में, तो कहोगे हाँ यस परसिस्टेंट है। एम्ब्रायो देख लेते हैं। देखो लिखा है एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कहाँ करेंगे, माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रायो सैक, एक क्वेश्चन। जाइगोट वहीं पर सिचुएटेड है। ज्यादातर केस में जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म, ज्यादातर केस में ये होता है कि थोड़ा एंडोस्पर्म बन जाएगा उसके बाद ही जाइगोट का डिवीजन शुरू होगा। ये एडाप्टेशन है क्योंकि ये श्योर करना है कि न्यूट्रिशन मिलता रहे किसको,
डेवलपिंग एम्ब्रायो को। लिखा है सीड में बहुत अंतर है, किसके, डाइकाट और मोनोकाट में, लेकिन अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट मतलब एम्ब्रायोजेनी सिमिलर है किसमें, मोनोकाट में और किसमें, डाइकाट में। कह रहा स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायोजेनी देखो किसमें, डाइकाट एम्ब्रायो में। तो सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रायो, उसके बाद ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप और फिर मैच्योर एम्ब्रायो। स्पष्ट लिखा है कि किसी एक डाइकाट एम्ब्रायो में क्या पाया जाएगा, तो एम्ब्रायोनल एक्सिस पाया जाएगा और क्या पाए जाएंगे, 2 कॉटिलिडान पाए जाएंगे। पोर्शन ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस एबव द लेबल को कहोगे क्या, एपिकोटाइल, और उसके जो टर्मिनल एंड है उसको क्या कहोगे, प्लम्यूल या इसको स्टेम टिप। सिलिंड्रिकल पोर्शन जो बिलो द लेबल होगा, लेबल के नीचे होगा, उसे क्या कहोगे, हाइपोकोटाइल, और इसके टर्मिनल एंड को कहोगे रेडिकल या क्या कहोगे, रूट टिप, और उस पर कवर क्या होगा, रूट कैप। इसी तरीके से अगर हम मोनोकाट में आएंगे तो इसमें ओनली एक ही कॉटिलिडान होगा, जैसे कि ग्रास फैमिली, ज्यादातर मोनोकाट में आती है ग्रास फैमिली, और इसमें जो कॉटिलिडान है उसका नाम क्या होता है, स्कटलम होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यही हो गया। कहाँ है सिचुएटेड, वन साइड या लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस। इसका जो लोअर एंड है किसका, एम्ब्रायोनल एक्सिस का, हैज लोअर एंड को क्या कहोगे, इसको कहोगे रेडिकल, और वहां क्या है, रूट कैप। लेकिन उसके बाहर बाहर क्या पाया जाता है, तो ये टिक कर लीजिए, अनडिफरेंशिएटेड शीथ, और इस अनडिफरेंशिएटेड शीथ का नाम क्या है, कोलियोराइजा। लेकिन पोर्शन ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस एबव द लेबल को क्या कहोगे, इस कटलम के अटैचमेंट के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहोगे, इपिकोटाइल कहोगे, और इपिकोटाइल में सूट एपेक्स पाया जाएगा। वहीं पर कुछ लीफ प्राइमोर्डिया पाई जाएंगी जो लीफ बन रही होंगी, वो उसके बाहर बाहर हालो फोलियर स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसी हालो फोलियर स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, कोलियोटाइल होगा। ठीक है, बस इसमें कुछ खास नहीं लिखा है। तो हम लोगों ने आज एम्ब्रायो पढ़ लिया है, अब सिर्फ एक लेक्चर बचा है, सीड का फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, बाय बाय।